ठीक है, चलो दाब पर गलनांक के प्रभाव के बारे में हमारी बातें हुई। अब अपन अगली बात करते हैं दाब पर क्वथनांक का प्रभाव है। चलो जरा सुनो, इधर आओ, देखो जरा। क्या कहता है दाब पर क्वथनांक का प्रभाव? दाब पर क्वथनांक का प्रभाव, ठीक है, जरा सुनो। दाब पर क्वथनांक के प्रभाव का मैं ठीक है, अपने पास क्या है, देखो भैया। क्वथनांक क्या होता है? द्रव का होता है। द्रव से जब कोई पार्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो अपन उसके लिए क्या डिफाइन करते हैं? क्वथनांक डिफाइन करते हैं, यही तो होता है। जब ठोस से द्रव बनाते हैं तो देखो, ठोस से द्रव बनाओगे तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्या? गलनांक। द्रव से ठोस बनाते हैं तो आपको क्या डिफाइन करना पड़ता है? एमाउंट। हाँ, द्रव से गैस बनाते हैं तो क्वथनांक। और गैस से द्रव बनाते हैं तो संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बारे में बात करें। अब जरा सुनो। अगर अपन द्रव से गैस बनाए तो उस कंडीशन में क्या होता है? एल पॉजिटिव होता है, पी भी पॉजिटिव होता है, और डेल्टा वी भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। भाई गैसीय पार्टिकल का जो आयतन होता है वो द्रव के आयतन की तुलना में ज्यादा होता है। वो सबके लिए, वो पानी के लिए भी ऐसा ही होता है। इसका मतलब यह है कि जो वाष्प होती है, वेपर होती है, ठीक है, वाष्प का जो आयतन होता है वो पानी के आयतन से हमेशा ज्यादा होता है। इसका मतलब डेल्टा भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब डीपी अपॉन डीटी का वैल्यू हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ये हुआ कि दाब के बढ़ने पर क्वथनांक में वृद्धि, ठीक है, और दाब के घटने पर क्वथनांक में कमी। दाब के बढ़ने पर क्वथनांक में वृद्धि होगी और दाब के घटने पर क्वथनांक में क्या होगी? कमी होगी। देखो दाब पे क्वथनांक का प्रभाव, द्रव से जब गैस स्टेट में लेके जाते हैं किसी पार्टिकल को तो एल पॉजिटिव होएगा, डेल्टा टी भी पॉजिटिव होएगा, डेल्टा वी भी पॉजिटिव होएगा, ठीक है। इसका मतलब डीपी अपॉन डी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो दाब के बढ़ने पर क्वथनांक में वृद्धि होगी और दाब के घटने पर क्वथनांक में क्या होगी? कमी होगी, ठीक। आगे बात करें, सुनो जरा आगे की बात सुनो। तीसरा, चौथा पॉइंट मीन्स, देखो उसमें क्या होता है, पानी का भी क्वथनांक और पानी का जो आयतन होता है वो वाष्प के आयतन की तुलना में कम होता है हमेशा। वाष्प का आयतन तो हमेशा ज्यादा रहता है। मीन्स गैसीय स्टेट का आयतन किसी भी लिक्विड स्टेट से क्या होता है, जैसे पानी में ऐसा हो रहा था ना, ठोस और द्रव में जो चक्कर हो रहा था, वो चक्कर यहाँ नहीं है। वो सिंपल सी बात, ठीक है। चलो अगली बात सुनो जरा। चौथी, त्रिक बिंदु। ट्रिपल पॉइंट, जरा सुनो, त्रिक बिंदु का मतलब क्या होता है? अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। किसी पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स,
मतलब ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, किसमें होनी चाहिए? साम्य में होनी चाहिए। इसमें साम्य, इक्विलिब्रियम। किस पर? ताप दाब वक्र पर। क्या कहता है? वो कहता है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ताप दाब वक्र पर साम्य में जिस बिंदु पर रहेंगी उसे अपन क्या कहेंगे? त्रिक बिंदु कहेंगे। वो जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या कहलाएगा? त्रिक बिंदु कहलाएगा। अब अच्छा देखो सर, एक काम की बात क्या है, ठीक है, अगर पदार्थ को अपन द्रव से ठोस अवस्था में जब कन्वर्ट करते हैं तो द्रव से ठोस में कन्वर्ट करने पर आयतन में वृद्धि और आयतन में कमी, दो चीजें होती हैं। जैसे पानी के लिए तो क्या होती है? आयतन में वृद्धि होती है। और अन्य के लिए क्या होती है? आयतन में कमी होती है। जैसे अपन CO2 मान लें, नॉर्मली कुछ भी मान लें, CO2 का एक स्टैंडर्ड कर्व है हमारे पास। तो वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब किसी पदार्थ को द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कन्वर्ट किया जाता है तो आयतन में वृद्धि और आयतन में कमी के आधार पर दो तरह के त्रिक बिंदु वक्र बनते हैं। ठीक है, और दो तरह के वक्र कौन कौन से होते हैं जरा देखो इधर। एक कर्व ये, ठीक, इसको बना लेते हैं अपन आयतन वृद्धि का कर्व, और एक अपन ले लेते हैं आयतन में कमी का कर्व। तो आयतन में वृद्धि का जो कर्व होता है वो इस तरीके का, PC, ये TC, ये PC क्या है? क्रांतिक पॉइंट है। ठीक है, PC का वैल्यू होता है 4.56 ATM और TC का वैल्यू होता है 0.0098 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो एक दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास, ये दूसरी स्थिति, सॉलिड PC, PC का वैल्यू होता है 5.11 ATM, एटमॉस्फेरिक फेयर प्रेशर। ठीक है, और इसके लिए जो TC का वैल्यू होता है -के 56.4 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू होती है हमारे। ठीक, तो हमारे पास जो त्रिक बिंदु की जो अवस्थाएं हैं, त्रिक बिंदु की अवस्थाएं दो तरह से, आयतन में वृद्धि का कर्व ये होता है, ये सॉलिड लिक्विड कर्व होता है, ये लिक्विड गैस स्टेट का कर्व होता है, ये सॉलिड गैस कर्व होता है। ठीक है, इनको ऐसे बोलते हैं, ये क्या है? ठोस द्रव प्रावस्था वक्र, द्रव गैस प्रावस्था वक्र, ठोस गैस प्रावस्था वक्र। ठीक है, यही कंडीशन इसमें, ये सॉलिड लिक्विड कर्व होता है, ये लिक्विड गैस कर्व होता है, और ये सॉलिड गैस कर्व। जरा देखो फटाफट से इसको। टीसी एंड टीसी का मतलब क्या होता है? सेकंड के लिए टीसी, अच्छा जरा इधर लिख दो, देखो देखो, फर्स्ट के लिए जो टीसी होता है वो होता है 4.56 ATM, और आप लोग जानते हो एक ATM का मतलब होता है 10⁵ पास्कल। और इसके लिए टीसी का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.0098 डिग्री। ठीक है, सेकंड वाले जो कर्व है उसके लिए पीसी का वैल्यू होता है, पीसी बोलते हैं क्रांतिक दाब को, 5.11 ATM, और टीसी का वैल्यू होता है -के 56.4 डिग्री।
ठीक है, ये क्या है, ये त्रिक बिंदु, ये कर्व पानी के लिए होता है सर, जहां आयतन में वृद्धि होती है, हमने लिखा है स्टैंडर्ड। और ये कर्व CO2 के लिए होता है, जो आयतन में कमी होती है। जब आप द्रव से ठोस में जाओगे तो अगर आयतन में कमी है तो वो कर्व इस तरीके का बनेगा, प्रावस्था वक्र। और अगर द्रव से ठोस बनाओगे और आयतन में वृद्धि होती है, जैसे पानी को बर्फ में जब बनाते हैं तो बर्फ का आयतन ज्यादा होता है सिंपल सा पानी के आयतन की तुलना में, तो ये जो कर्व है ये किसका बनेगा, आयतन में वृद्धि का कर्व। ये आयतन वृद्धि का कर्व है, ये आयतन में कमी का कर्व है। और दोनों के लिए जो क्रांतिक मान है, क्रांतिक मान का मतलब जो क्रांतिक बिंदु के जो ताप है, त्रिक बिंदु, ये जो पॉइंट है जहां पदार्थ की तीनों अवस्थाएं साम्य में हैं, ये उसके लिए ताप दाब के क्या है, मान है, ये वैल्यूज है ताप और दाब की। ठीक है, चलो देखो फटाफट से, फिर अपन आगे बात करते हैं। सुनो जरा, आगे बात करते हैं। अगला पार्ट है अपने पास वाष्प दाब समीकरण। ठीक है, जरा देखो, सुनो सर जी, 5वां नंबर, वेपर प्रेशर इक्वेशन। जरा सुनो, वाष्प दाब समीकरण का मीनिंग क्या है, वो क्या कहता है, मान लो वो क्या कहता है, माना किसी निश्चित ताप T पर, मीन्स किसी कांस्टेंट टेम्परेचर T पर, माना किसी निश्चित ताप T पर पदार्थ की वाष्प अवस्था, माना किसी निश्चित ताप T पर पदार्थ की वाष्प अवस्था ठोस या द्रव अवस्था के साथ साम्य में हो, इसके साथ ठोस या द्रव अवस्था के साथ क्या हो, साम्य में हो, तब उस ताप पर वाष्प के संगत दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। सिंपल सी बात, इसने क्या कहा, मान लो कोई हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है T, उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर पदार्थ की जो गैसीय स्टेट है, वेपर जो स्टेट है, वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट के साथ किसमें है, इक्विलिब्रियम में, साम्य में है। तो उस कंडीशन पर उस टेम्परेचर के रिलेटेड जो प्रेशर मिलेगा उसी को अपन क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, जरा अपन क्या करते हैं, इसका समीकरण निकालने के लिए क्लासियस क्लैपेरॉन का इक्वेशन यूज कर लेते हैं। आओ जरा इधर, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण क्या कहता है, क्लासियस क्लैपेरॉन का समीकरण देखो, dP अपॉन dt इक्वल टू L अपॉन T V2 माइनस V1। ठीक है, अपन मान लेते हैं V2 वाष्प का आयतन है, V2 किसका आयतन है, वाष्प का आयतन है, V1 द्रव का आयतन है। ठीक है, अब जरा सर जी देखो एक बात, अपने पास क्या होता है, चूंकि V2 ग्रेटर देन होता है, गैस या वाष्प स्टेट का आयतन तो औरों की रेस्पेक्ट में, औरों की तुलना में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब
V2 माइनस V1 को नियरली इक्वल किसके लिखा जा सकता है? V2 के लिखा जा सकता है। चलो इसका मतलब लिए dp अपॉन dt इक्वल टू L अपॉन T dt। चलो दूसरी बात करते हैं। अपन एक बात और जानते हैं, आ जाओ जरा आदर्श गैस समीकरण से। क्या कहता है आदर्श गैस समीकरण? जरा देखो इधर एक बार की। पी वी इक्वल टू क्या होता है? आर टी। अगर मैं पी, क्योंकि गैसीय स्टेट है ना, उसको पी वी टू इक्वल टू आर टी लिख लेते हैं। जरा पी वी टू इक्वल टू आर टी आएगा तो वी टू इक्वल टू आर टी अपॉन पी। तो अपन क्या करते हैं, अपन जरा डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू एल अपॉन टी वी टू, इसमें क्या रख देते हैं? वी टू की जगह वैल्यू रख दो जरा। आओ भाई, क्या रखते हैं? डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन टी, वी टू की जगह आर टी। इसका मतलब वैल्यू क्या होगी आपके पास? एल पी अपॉन आर टी स्क्वायर। जरा इसको इधर ले आओ। डी पी अपॉन पी इक्वल टू एल अपॉन आर डी टी अपॉन टी स्क्वायर। चलो क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। आओ जरा इधर। समाकलन से जरा देखो समाकलन क्या करता है। डीपी अपॉन पी का इंटीग्रेशन करो भाई, एल अपॉन आर इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? डी टी अपॉन पी का तो लॉग पी हो जाएगा, ठीक है, और डी टी अपॉन टी स्क्वायर क्या होता है? माइनस के वन अपॉन टी। चलो जरा लिख दो। इसका मतलब लॉग टी इज इक्वल टू एल अपॉन आर वन अपॉन टी प्लस सी। लॉग टी इक्वल टू हो गया माइनस के एल अपॉन आर टी प्लस। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन एक थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सेटअप करने के लिए कुछ बना लेते हैं। अपन ऐसे कर लेते हैं, या c इक्वल टू लॉग, इसको p नॉट लिख देते हैं c की जगह। जैसे क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा, एक तरीके का इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है, c क्या है? समाकलन नियतांक होता है, उसकी जगह हमने एक दूसरा नियतांक लिख दिया है। इसलिए लॉग p इक्वल टू माइनस के एल अपॉन आर टी प्लस लॉग पी नॉट। अपन क्या करें, अपन लॉग पी इक्वल टू माइनस के एल अपॉन आर टी प्लस लॉग पी नॉट लिख देते हैं उसकी जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसका मतलब लॉग पी माइनस लॉग पी नॉट इक्वल टू माइनस के एल ओवर आर टी। अपन थोड़ा सा चेंज और करते हैं इसमें। अपन क्या करते हैं, लॉग पी ओवर पी नॉट इक्वल टू माइनस के एल ओवर आर टी। तो जरा इधर भेज देते हैं। इसका मतलब अपन क्या करें, एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, ई ओवर पी नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस एल ओवर आर टी, या पी इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस एल ओवर। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बाष्प दाब समीकरण। ये क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर इक्वेशन कहते हैं इसको। इसका मतलब टी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, माइनस में इसका वैल्यू कम होता है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ताप के साथ दाब चरघातांकी रूप से परिवर्तित होता है। एक्सपोनेंशियल डिके है ये। हाँ, ताप के साथ दाब चरघातांकी रूप से क्या होता है, परिवर्तित। और ये हुए अपने पांचों अनुप्रयोग मैप। ठीक है, एक क्लासिस क्लिप ऑन दाब पर गलनांक का प्रभाव, दाब पर क्वथनांक का प्रभाव,
त्रिक बिंदु और बाष्पदाब समीकरण। ठीक है, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो जरा। और ये आपका प्रावस्था संतुलन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट। हाँ, नेक्स्ट बात अपन कल करेंगे।